समझ लो, फिर बाद में नोट डाउन करना, अभी स्टॉप डूइंग एनीथिंग। अब आज हम लोग कर रहे हैं स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज। स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज मीन्स जर्नल एंट्रीज तो यही रहेंगी, जर्नल एंट्रीज में कुछ नहीं बदलता, वही डेबिट क्रेडिट, लेकिन बड़ी सारी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, उनमें हम जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया कि परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। क्यों डेबिट होता है परचेज अकाउंट? क्योंकि परचेजेस इज एन एक्सपेंस एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, वेदर इट इज अ मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, इट डजंट मैटर, परचेजेस आर ऑलवेज डेबिटेड। ठीक है। अब इन स्पेसिफिक केसेस परचेज अकाउंट is credited। ऐसे कौन से स्पेसिफिक केसेस हैं जब परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं? When goods are going out but neither ड्यू टू सेल्स, ना तो वो सेल्स है, गुड्स जा रहे हैं, नीदर ड्यू टू सेल्स नॉट ड्यू टू परचेज रिटर्न। नॉर्मली किसी भी बिजनेस से गुड्स बाहर कब जाते हैं? जब या तो सेल्स होंगी या परचेज रिटर्न होंगे, बट नीदर सेल्स नॉर परचेज रिटर्न, गुड्स बाहर जा रहे हैं। ऐसा जब केस होगा तब परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा एट कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस पर होगा। इफ सेलिंग प्राइस इज गिवन, इफ सेलिंग प्राइस इज गिवन, क्या करेंगे उसे? देन इग्नोर इट, इसे इग्नोर कर देंगे, सेलिंग प्राइस को इग्नोर कर देंगे। ठीक है। इफ सेलिंग प्राइस इज गिवन, इग्नोर इट, हमें कुछ नहीं करना उसका, कॉस्ट पे ही करेंगे। ऐसे कौन से केसेस होते हैं? जैसे कि गुड्स विथड्रू बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ने गुड्स विथड्रॉ किए, तो हम क्या एंट्री करते हैं? जब प्रोप्राइटर गुड्स विथड्रॉ करते हैं तो ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है। इसी तरह से गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स हमने फ्री सैंपल्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किए। बेटा पहले इधर देख लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना बाद में। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, तो हम क्या करेंगे? फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिटेड। अब अगर फ्री सैंपल्स लिखोगे तो ठीक है, गलत नहीं होगा, लेकिन इसके लिए और बेटर टर्म क्या हो सकती हैं? एडवर्टाइजमेंट या सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस टू परचेजेस। ठीक है ना, अगर हमने फ्री सैंपल की फॉर्म में दिए हैं तो, राइट। इसी तरह से गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी, तो चैरिटी अकाउंट डेबिटेड
टू परचेजेस अकाउंट। इसका मतलब ये होता है कि हम ना अपनी बुक्स में से ये कर रहे हैं कि हम परचेजेस को कम शो कर रहे हैं। मतलब हम ये दिखा रहे हैं, जैसे कि मान लो मेरी साड़ीज की शॉप है और मेरे पास 100 साड़ी मैंने खरीदी अपनी दुकान पे बेचने के लिए, उसमें से मैंने 4 साड़ी अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर दी, तो मैं ये दिखा दूंगी कि मैंने 4 साड़ी कम खरीदी। बट अब क्योंकि मैं खरीद दिखा चुकी हूँ, मैं परचेजेस दिखा चुकी हूँ, तो मैंने यहाँ पे परचेजेस ही कम कर दी कि मैंने जो एक्सपेंस किया था मैं उसे कम कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसको पर्सनल यूज के लिए कर रही हूँ, तो मैंने परचेजेस ही कम कर दी अपनी। इसी तरह से गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड among employees as part of salary। हम सैलरी के पार्ट में, मान लो मेरी क्रॉकरी का बिजनेस है, मैंने अपने सारे एम्प्लॉयज को क्रॉकरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी और सैलरी के पार्ट में की, मतलब बेचारों की सैलरी में काउंट हो रही है वो। अब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। कोई एम्प्लॉय कहेगा मुझे तो क्रॉकरी नहीं चाहिए, अच्छा तो सैलरी दे देते हैं। कोई कहेगा चलो अच्छा है, हमें बड़ी सस्ते में मिल गई है क्रॉकरी, बाहर तो बड़ी महंगी मिलती। तो बहुत वेज है, हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है। एज सैलरी दिया तो सैलरी एज एन एक्सपेंस डेबिटेड टू परचेजेस। ठीक है, समझ में आई है सारे केसेस? नोट डाउन करो, फिर और केसेस करते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट। ठीक है, यानी कि गुड्स हमारे या तो चोरी हो गए या आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो हम क्या कहेंगे? लॉस बाय, अगर फायर लिखा है तो लॉस बाय फायर, अगर लॉस बाय थेफ्ट है तो लॉस बाय थेफ्ट डेबिटेड। लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। ठीक है, नहीं लिख सकते कैश अकाउंट, जब गुड्स की बात हो रही है तो कैश कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, अब बात यह है कि जो भी हमारा लॉस बाय फायर होता है या चोरी हो जाती है, हमारे स्टॉक में गोडाउन में आग लग जाती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो वो कहीं ना कहीं इंश्योर्ड होता है सामान, तो हमें कुछ ना कुछ इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है पैसा। तो अगर पहले समझ लो फिर लिख लेना। तो अगर हमें इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा एडमिट हो गया, क्लेम एडमिट हो गया, तो हम क्या कहेंगे? इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट क्यों हो रही है? क्योंकि हमें उससे पैसा मिलना है, असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ये होगा कौन से अमाउंट से? क्लेम एडमिटेड टू, उतने से हमारा अब लॉस कम हो गया। क्या हुआ? ये हमारा लॉस कम हो गया। ठीक है ना, तो लॉस कम हो गया तो रिवर्स हो जाएगा। तो जितना क्लेम एडमिट हो गया, क्लेम रिसीव होने पर बैंक अकाउंट, कभी भी कैश मत लिखना, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम कभी भी कैश की फॉर्म में नहीं आता, इंश्योरेंस क्लेम हमेशा बैंक में ही आता है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी, ये हो गया क्लेम रिसीव्ड, जितना क्लेम हमें रिसीव्ड हुआ है। समझ में आई ये बात? क्लियर हुआ कि कौन सी ट्रांजैक्शंस ऐसी है जहां से परचेजेस क्रेडिट होता है? क्लियर हुई? पक्का सबको क्लियर हुआ? आपको क्वेश्चन में जो लिखा हो, अगर क्वेश्चन में सिर्फ लॉस लिखा है तो ये करोगे, अगर लिखा है इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया तो ये भी करोगे, अगर लिखा है कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव हो गया तो हम ये भी करेंगे। जो लिखा है वो करते जाएंगे बस। ठीक है, ये हो गई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस। फिर ये वाला प्रिसाइड हो गया सबका। अब और क्या होती हैं? जैसे कि परचेज ऑफ असेट।
नॉर्मली आप परचेज ऑफ असेट, कोई भी असेट परचेज करते हो, मशीनरी करी, फर्नीचर की, तो हम क्या एंट्री करेंगे? असेट अकाउंट डेबिट, जो भी असेट है वो डेबिट, क्योंकि डेबिट वर्ड कम्स इन टू। अगर आपने कैश के थ्रू पेमेंट की तो कैश कर दोगे, अगर चेक के थ्रू पेमेंट की तो बैंक लिख दोगे, और अगर आपने क्रेडिट पे परचेज की, इफ परचेज्ड ऑन क्रेडिट, अगर क्रेडिट पे परचेज की तो वेंडर लिख दोगे, वेंडर मतलब सेलर, जो भी कंपनी का नाम है उस कंपनी का नाम लिख दोगे, यही करोगे ना, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है भाई। यहाँ पे ये गोज आउट है, यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये सब अगर हो रहा है तो हम क्या करेंगे? वेंडर को कर देंगे। बट अगर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस पे हुए हैं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस हुए हैं, किसी तरह के रजिस्ट्रेशन चार्जेस हुए हैं उस असेट से रिलेटेड, ठीक है ना। अगर कोई भी रॉ मटेरियल परचेज हुआ है, कोई भी रॉ मटेरियल परचेज हुआ है, ठीक है, जैसे कि मान लो हमने एसी परचेज किया, तो एसी परचेज करने में मान लो हमारे एसी के इंस्टॉलेशन, एसी मैंने खरीदा 40,000 का और मेरे 4,000 उसमें इंस्टॉलेशन में लगे, तो अगर मैं पूछूंगी एसी कितने का पड़ा, तो तुम क्या कहोगे? 44,000 का पड़ा। अगर मैंने उसके साथ किसी भी तरह का कैरेज, फ्रेट, ये अगर पे किया है तो वो भी मैं उसकी कॉस्ट में ही मिला दूंगी, यानी कि अगर कोई कैरेज या फ्रेट हमने पे किया है तो वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये सब अगर हमने पे किए हैं तो एडेड टू कॉस्ट एंड असेट अकाउंट इज डेबिटेड। असेट अकाउंट ही हमेशा डेबिट होगा। इवन ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, अगर हमने सेकेंड हैंड असेट परचेज किया, गुड्स भी छोड़ दो, असेट, ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड असेट, एनी एक्सपेंस टू मेक इट यूजेबल is debited to asset account। मान लो हमने एक सेकेंड हैंड फर्नीचर परचेज किया, सोफा सेट, पूरा डाइनिंग टेबल सोफा सेट, और मैंने लेकर वो परचेज मैंने किया 20,000 का। उसके बाद मैंने उसको सोचा कि उसकी ऊपर का कवर टॉप चेंज कर लेते हैं या उसमें थोड़ा सा कलर चेंज करवा देते हैं, कुछ ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो हम उसमें हमने 10,000 रुपये और खर्च कर दिए। सो अब मुझसे कोई पूछेगा तो ये फर्नीचर कितने का पड़ा, मैं क्या बोलूँगी? 30,000 का, 20,000 का लिया था और 10,000 और। बट अगर मेरे पास ऑलरेडी जो मेरा फर्नीचर ये सारा है, मैंने इस फर्नीचर का सोचा कि बहुत बोर हो गई मैं, पिछले 20 साल से ऐसा ही है, चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, तो उस केस में मेरा फर्नीचर अकाउंट नहीं, फिर तो रिपेयर हो गई, या घर में वाइट वॉश करवा रहे हैं तो रिपेयर हो गई, ठीक है। ऐसे ही एनी एक्सटेंशन on asset is also debited to asset account। मान लो एक हमारे पास पूरी फैक्ट्री की बिल्डिंग है, अब उस फैक्ट्री बिल्डिंग में एक कोना ऐसा था कोई जो बिल्कुल ऐसे ही पड़ा था खाली, हमने क्या किया, वहां पर एक पूरा शेड बनवा दिया साइकिल का कि हमारी लेबर आती तो उनकी साइकिल खड़ी करने, या हमने पार्किंग के लिए वहां पे एक जगह बना दी, या हमने वहां पर एक क्रच ओपन कर दी अपने एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए, या हमने वहां पे अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ एक्सकर्शन सेंटर बना दिया कि इंडोर गेम्स वहां पे हमने कर दिए। तो अगर ऐसा कुछ भी हमने डेवलप कर दिया तो वो एनहांसमेंट हो गई ना बिल्डिंग में, तो वो बिल्डिंग अकाउंट ही डेबिट होगा, ठीक है। या कोई रॉ मटेरियल परचेज किया हमने बिल्डिंग में, ब्रिक्स है, सीमेंट है, कोई लेबर है, वो सब हमारा बिल्डिंग में ही डेबिट होगा।
तो किसी भी तरह का ऐसा एक्सपेंस जो उस असेट से एसोसिएटेड है, दैट इज ऑलवेज डेबिटेड टू असेट अकाउंट ओनली। समझ में? सिर्फ एक ही बार के लिए एप्लीकेबल है? हाँ हाँ, बार बार नहीं, एक ही बार के लिए। समझ में आया? क्लियर हुआ? बताओ क्या नहीं आया इसमें? जैसे कि मान लो हमने ये घर खरीदा, ये घर मैंने 1 करोड़ का खरीद लिया, फिर इस घर में मैंने ऊपर से 30 लाख रुपए और लगा दिए, तो मैं ये कहूंगी कि ये घर मुझे 1 करोड़ एंड 30 लाख का पड़ा, तो वो उसी में ऐड हो जाएगा, मैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करूंगी। बट अगर मान लो मैं इस घर में रहती हूँ और मुझे लग रहा है कि चलो इसका कलर चेंज करवा लें, चलो यहाँ पे थोड़ा सा अब कर्टेन्स नहीं लगवा लें, तो वो सब मेरा बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, वो नॉर्मल रिपेयर एक्सपेंस है। कैश, असेट अकाउंट टू कैश, चेक के थ्रू पेमेंट किए तो बैंक। एक्सपेंस ही है, लेकिन बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड ऑन हुआ है, वो हमने उस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड ऑन किया है एट द टाइम ऑफ परचेज, है तो एक्सपेंस ही। समझ में आया? क्लियर हुआ? नोट डाउन करो, फिर आगे और करेंगे। पता है अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुश्किल है, प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसान है। और मेरे ख्याल से ये अकाउंट्स में क्या हर सब्जेक्ट में ही है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट भी, अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे, सोचोगे कि क्या जरूरत है पढ़ने की, तो थोड़ा कर पाओगे। थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ता है ना, उसमें भी कंपैरेटिवली किसी में थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है, किसी में ज़्यादा। अकाउंट्स वो सब्जेक्ट है थोड़ा डिमांडिंग है, इकोनॉमिक्स से जो थोड़ा कम डिमांडिंग है, बिजनेस स्टडीज उससे भी कम डिमांडिंग है, लेकिन है तो थोड़ा थोड़ा सभी डिमांडिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्रीज क्या होती हैं? व्हेन मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट, अगर एक से ज्यादा डेबिट या क्रेडिट हमारे आते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्रीज। जैसे मान लो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट। हमें अभी डेटर से पैसा मिला है और हमने उसे डिस्काउंट दिया है। समझने पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये चीज़ मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि आप लोग इस चीज़ में लग जाते हो कि जैसे मैं घूमूं तो आप लिखना शुरू कर दो, फिर जैसे मैं इधर टर्न हूँ तो आप अपना पेन रोक दो, तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस पे रहता है कि मैम कब घूम रही हैं, बजाय इस पे कॉन्सेंट्रेट करने के कि मैम क्या एक्सप्लेन कर रही हैं। आपका कॉन्सेंट्रेशन इस पे रहता है। अच्छा एक बात बताओ, अभी सबने लिख लिया था, वो लिख रहा था, तो खाली तो बैठे थे सब लोग, तो अगर अभी ना लिखकर जब मैं टाइम देती हूँ लिखने का तब लिखोगे तो सभी के पास कुछ काम होगा। खाली बैठ के क्या हासिल हुआ? अभी तो खाली बैठ के कुछ हासिल भी हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है। तब तो खाली बैठ के तुम लोगों को ये भी नहीं समझ में आता है कि चलो हम खाली बैठे हैं थोड़ी ट्रांजैक्शन से देख लें, चलो पढ़ ही लें क्या लिखा है, तब तो पेज पलटने की भी जहमत नहीं उठाते हो, तो फायदा क्या हुआ? हर क्लास में मुझे कुछ ना किसी को तो इस चीज़ पे लेक्चर देना ही पड़ता है। एक रिकॉर्डिंग ऑन करके रख लेती हूँ, जब कोई बोले रिकॉर्ड बटन प्रेस। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट, हमने अपने डेटर को डिस्काउंट अलाउ किया और हमने उससे पैसा मिला। अब क्या हो रहा है उसमें? पैसा तो आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, ये तो जितनी मनी रिसीव हो रही है कम से जितना हम उसे डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अगर कभी ऐसा होता है कि आपकी कोई एंट्री में कोई ऐसा अकाउंट है जो 2 लाइन में आ रहा है, डिस्काउंट अलाउड, तो जहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है उसके आगे डेबिट लिखोगे। और हमेशा ध्यान रखना, डेबिट लिखने का प्रोटोकॉल ही है कि आप बिल्कुल एलएफ के साथ वाली लाइन पे लिखोगे, ठीक है, बीच में नहीं लिखना कहीं भी, ठीक है। फिर टू
जो भी डेटर है उसका नाम। तो ये तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया और ये हमारे लिए गिवर हो गया। ठीक है, क्रेडिट वाली लाइन ये दोनों ये क्रेडिट वाली लाइन में आएगा। ये दोनों तो डेबिट हो रहे हैं ना, समझ में आया? ये दो तो डेबिट हो रहे हैं और ये क्रेडिट हो रहा है, गिवर है ये। ऐसे ही अगर ऐसा कुछ हो कि अमाउंट पेड टू क्रेडिटर आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट, अब हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है वो तो हमारे लिए इनकम है, जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है वो इनकम है। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू, अगर हमने चेक से पेमेंट किया है तो बैंक लिख देंगे, कैश पेमेंट किया है तो कैश लिख देंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये दोनों ये तो हमारे लिए रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर। ये हमारे लिए गोज आउट हो गया और ये हमारे लिए इनकम हो गई। समझे? इसी तरह से मान लो व्हेन अ डेटर, और ये सिर्फ इतनी सी ही नहीं होती हैं जो ट्रांजैक्शंस में लिख रही हूँ, ये तो मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन ट्रांजैक्शंस है जो आपको करके बता रही हूँ। बाकी आपको एक हैबिट हमेशा ये डालनी है कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ के देखना है कि उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, फिर उनका नेचर क्या है, उनमें रूल क्या लग रहा है। क्योंकि ऐसे लिस्ट अगर बनाने बैठेंगे तो हजारों एंट्रीज होती हैं, हम लिस्ट नहीं बना सकते अभी, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है तो मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि ऐसे इस तरह से ट्रांजेक्शन्स होती हैं। क्योंकि अब आपको क्लिक ही नहीं करता कि अच्छा ये भी टर्म्स होती हैं, तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रही हूँ कि ये टर्म्स भी होती हैं। धीरे धीरे आपको टर्म्स अपने आप निकल के आने लगेंगे ट्रांजेक्शन्स में से। ठीक है, तो व्हेन अ डेटर बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया, मतलब अब वो पेइंग कैपेसिटी जीरो हो गई। इंसॉल्वेंट मतलब डेट पेइंग कैपेसिटी इज जीरो नाउ। ठीक है, सो व्हेन अ डेटर बिकम इंसॉल्वेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर, ये एक लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो उसके लिए एक लीगल पर्सन अपॉइंट होता है जो उनके एसेट्स को सेल करता है और उनके लायबिलिटीज को पे ऑफ करता है। तो वो जो इंसान, वो जो लीगल पर्सन अपॉइंट होता है, दैट लीगल पर्सन इज कॉल्ड ऑफिशियल रिसीवर, जो उस फर्म की बिहाफ पे सारी पेमेंट्स करते हैं। अब वो पेमेंट्स करने में ऐसा तो नहीं करेंगे कि जिसका कम है उसको सारा दे दिया, चल तेरा कम है तू पूरा ले ले, या जिसका ज्यादा है उसको दे दे कि भाई तेरा बहुत है चल थोड़ा तो तू ले ले। ऐसा नहीं होता। एक परसेंटेज फिक्स होती है कि हम आपको 40 पैसा इन अ रुपी, 30 पैसा इन अ रुपी, 20 पैसा इन अ रुपी ऐसे देंगे। पैसा इन अ रुपी, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो अगर वो कह रहे हैं 30 पैसे इन ए रुपी, यानी कि 30%। ठीक है, तो इससे क्या मतलब हुआ कि जो भी ऑफिशियल रिसीवर है उससे जितना भी पैसा मिल रहा है, तो अगेन कैश अकाउंट डेबिटेड, जितना अमाउंट रिसीव हुआ। तो अब क्या डिफरेंस हो गया, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड है क्योंकि यहाँ पे इंसॉल्वेंसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंसॉल्वेंसी है, इसलिए हमने लिखा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब वो डेब्ट जो अब हमें कभी मिलने वाले नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट नॉट रिसीव्ड टू डेटर्स अकाउंट, जितना अमाउंट ड्यू था। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ क्या हो रहा है? कोई प्रॉब्लम?
नहीं। अब इसके बाद when bad debts recovered later, बाद में कभी ऐसा हुआ कि वो बैड डेब्ट्स हमारे वापस आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो प्रॉफिट ही है। हम तो मान चुके थे ना पैसा कभी नहीं आने वाला, मान चुके थे कभी नहीं आने वाला, यहाँ पे ये लॉस हो चुका था। अब अगर आ भी रहे हैं तो हमें उस डेटर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम उस डेटर का यहाँ पे अकाउंट क्लोज कर चुके हैं, हम ये कर चुके हैं कि अब हमें उससे कुछ नहीं मिलने वाला। अब अगर कुछ भी मिल रहा है तो उस डेटर के नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे, जितना पैसा आ रहा है। तो हम क्या कहते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ? चलो नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। हमने अभी तक डिस्काउंट पढ़ा, डिस्काउंट अलाउड पढ़ा और डिस्काउंट रिसीव्ड। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है? जैसे कि तुम मॉल वगैरह पे शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन भी, तुम्हारे पास कई बार लिखा हुआ आता है बाय 2 get 3, बाय 3 get 5, आता है ना ऐसा। या जैसे अभी हम ब्लिंकिट से, ज़ेप्टो से, कहीं से भी ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि इसमें 60 रुपीज़ का और कर लो फॉर फ्री डिलीवरी। तो इस तरह के आते रहते हैं ना ऑफर्स कि आप इतने का ऑर्डर और कार्ट में ऐड करोगे तो आपको इतने का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। ये सब जो तरीके हैं, ये जो डिस्काउंट्स हमें मिल रहे हैं, ये सेल्स को इंक्रीज करने के लिए मिल रहे हैं। तो इस तरह के डिस्काउंट्स को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जो कि टू इंक्रीज सेल्स, वो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट मिल रहे हैं। जबकि कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जैसे मान लो हमने कोई आइटम है, उसको अगर हमने इंस्टॉलमेंट पे लिया 6 महीने की, तो हमें वो चीज़ हो सकता है 20,000 की पड़े, और अगर आप इमीडिएटली सारी पेमेंट कर रहे हो तो आपको इसमें 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा भी होता है। यानी कि जो कैश डिस्काउंट है वो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है, जल्दी पेमेंट मिल जाए। ठीक है, हमें पेमेंट जल्दी मिल जाए, इसके लिए कैश डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट सेल्स इंक्रीज करने के लिए है। अब इसीलिए इसको नेवर टू बी शोन इन बुक्स, ये हम बुक्स में कभी शो करते ही नहीं है। ये हम कैलकुलेशन में तो शो कर देते हैं, लेकिन कभी भी जर्नल एंट्री में, बुक्स में शो करने का मतलब हुआ जर्नल एंट्री में कभी ये नहीं आता। जबकि कैश डिस्काउंट ऑलवेज शोन इन बुक्स। हमेशा बुक्स में शो होता ही है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये हमारी बुक्स में शो नहीं हो कैश डिस्काउंट। अब कैलकुलेट करना है तो दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिफोर कैश डिस्काउंट। जबकि कैश डिस्काउंट हमेशा बाद में होता है। ऑलवेज कैलकुलेटेड आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, जो तुम ये सेल में चीजें खरीदते हो उसमें कैसे बेवकूफ बनाए जाते हैं। बड़े खुश होते हैं ना तुम, हमें डिस्काउंट मिल रहा है। एक बात बताओ, इतनी तो बिजनेस की समझ सारे ही रखते हैं, कोई भी इतना डिस्काउंट होना देगा कि उसका नुकसान हो, देखा कभी? कोई भी बिजनेस, भाई देखो, हर इसमें गलत क्या, हर कोई कमाने बैठा है। एनजीओ तो नहीं खोल रखी, सब कमाने बैठे हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब करता है, जो भी कुछ काम कर रहा है, सब कमा ही रहे हैं ना। चाहे वो सब्जी वाले भैया वो भी कमाने बैठे हैं।
ठीक है ना। आप सबके पेरेंट्स अगर ऑफिस जाते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, तो वो भी कमाने के लिए करते हैं। तो कमाई तो सबको चाहिए, मैं भी कमाने के लिए पढ़ाती हूँ, तो सभी पढ़ा रहे हैं, सभी कुछ कर ना कुछ जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें अपनी लाइवलीहुड अर्न करनी ही करनी है। तो इसमें गलत तो कुछ नहीं है, हमारी अवेयरनेस कितनी है ये देखना है। जब वो कहते हैं ना बाय 4 गेट 7 और हम सोचना ओ भैया में 3 फ्री के मिल गए, तो ये समझना जरूरी है कि इस पे खुशी नहीं होनी। आप एक खरीदने गए थे, वो 3 फ्री के लिए आप 4 खरीद लेते हो, वो बेवकूफियां नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं होना। आप कह रहे हो एक ले रहे हैं तो 1000 रुपए की दे रहे हैं, और अगर 4 ले रहे हैं ना तो 4000 में ना हमें 7 मिल जाएंगे। भाई आप ये नहीं सोच पा रहे कि आपके 1000 की जगह 4000 खर्च हो रहे हैं। तो ये चीजें कैलकुलेट करने वाली होती हैं। जैसे कि मान लो कुछ भी कॉस्ट है, किसी भी आइटम की कॉस्ट है, उस कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड कर दिया, और प्रॉफिट ऐड करके मार्क्ड प्राइस बना दिया। ये मार्क्ड प्राइस है जो लिखा है, प्रिंटेड प्राइस, एमआरपी, प्रिंटेड प्राइस। इसको हम लिस्ट प्राइस भी कह देते हैं, इसको हम इनवॉइस प्राइस भी कह देते हैं। ठीक है, ये सब कह देते हैं। अब ये जो प्राइस आया, इसमें से हमने लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, प्रॉफिट ऐड करके ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, मुझे मिल गया सेलिंग प्राइस। ये जो सेलिंग प्राइस मैंने बनाया, इसमें लेस करके कैश डिस्काउंट कर दिया। और मुझे मिल गया एक्चुअल प्राइस। ठीक है, ये कैलकुलेशन है। अब एक एग्जांपल करते हैं। मान लो एक्स लिमिटेड सोल्ड goods costing ₹40,000 at a profit of 20% on cost to Y Limited. After allowing 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब वो 10% तो ट्रेड डिस्काउंट ही इसको मिल रहा है। ठीक है, फिर वाई लिमिटेड ने क्या किया, वाई लिमिटेड मेड पेमेंट्स इमीडिएटली टू अवेल 1% कैश डिस्काउंट। ठीक है, मेरे पीछे आंखें हैं। तब इसमें कैसे कैलकुलेशन होगी, कॉस्ट 40,000, प्रॉफिट कितना लग गया 20%, 8,000, यानी कि 48,000। इस पे 40 की चीज अभी भी उसको 43,200, 32 का अभी भी प्रॉफिट हो ही रहा है। ये लिखा है ना 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और फिर उसने इमीडिएट पेमेंट कर दी, तो 432 की पेमेंट हो गई। तो 8, 6, 7, 2 एंड 4। अभी भी फायदा तो उसको हुआ ही है, इतने डिस्काउंट देने के बाद भी। कस्टमर भी खुश, वो भी खुश, सब खुश। तो उसने पहले ही प्रॉफिट इतना बढ़ा के रखा कि मैं खूब सारे डिस्काउंट दूं, उसके बावजूद भी मेरे को नुकसान ना हो
और कस्टमर को भी फायदा हो। हाँ मतलब रियल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, 100% 200% पे लगाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे डिस्काउंट्स देने होते हैं। अब इसकी एंट्री कैसे होगी? बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जैसे हम लिखते हैं ना जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड, तो जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड लिखो या बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड लिखो, एक ही बात है, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। एक्स लिमिटेड में क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है? 42, डिस्काउंट अलाउड 432 और 2 सेल्स अकाउंट 43200। अब देखो कहीं पे भी ट्रेड डिस्काउंट हमने शो नहीं किया, हमने कैलकुलेशन जरूर की है ट्रेड डिस्काउंट की, और ये कैलकुलेशन हमें शो भी करनी जरूरी है, ठीक है, वर्किंग नोट्स की तरह से। वर्किंग नोट्स मतलब जो भी आपकी कैलकुलेशन को साफ साफ तरीके से लिख के शो करना जरूरी भी है, लेकिन यहाँ पर हम ट्रेड डिस्काउंट कहीं शो नहीं कर रहे, हमारी सेल्स ही ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद है। इसी तरह से अगर मैं वाई लिमिटेड की बुक्स में बनाऊंगी तो वाई लिमिटेड के लिए तो परचेज है ये, तो वो क्या एंट्री करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 43,200, कैश अकाउंट 42, समझे? तो इस तरह से ये हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं डिस्काउंट से रिलेटेड। गॉट इट? अभी यहाँ तक ही हैं, ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं है, बहुत हैं, बहुत हैं। ये वो हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस जो हमने आज के क्लास में कवर किए हैं। पहले इनकी प्रैक्टिस होगी, उसके बाद फिर हम आगे की करेंगे, ठीक है? तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.